हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि श्रीवास्तव टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आप सभी जानते हैं विकास क्या होता है। विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे आज विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विकास जो है आपका डेवलपमेंट है, इसे दो फैक्टर मुख्यतः प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं वो, चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो जो पहला फैक्टर है आपका वो होता है वंशानुक्रम, जिसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, पहला फैक्टर कौन सा है? पहला फैक्टर है आपका वंशानुक्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। वहीं अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर आपका क्या कहलाता है? दूसरा फैक्टर आपका कहलाता है वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। अब देखिए, ये जो वंशानुक्रम है ये क्या होता है? यानी कि ऐसे गुण जो कि हमको किससे प्राप्त हो रहे हैं? जो कि हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि वंश के द्वारा जो गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। वहीं अगर हम बात करें वातावरण की, यानी कि ऐसी क्वालिटीज, ऐसे गुण जो कि हमें वातावरण के द्वारा विकसित हो रहे हैं हमारे अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम वातावरण कहेंगे। और आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सुना होगा वॉटसन सर का। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूंगा। यानी कि वो क्या कह रहे हैं? मुझे क्या दे दो? मुझे नवजात शिशु दे दो। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? कि मुझे जो है नवजात शिशु दे दो। यानी कि ये जो नवजात शिशु है इसके अंदर जो भी क्वालिटीज या ये आगे चल करके जो कुछ भी बनेगा वो कौन डिसाइड कर दे रहा है? वो आपका, ठीक है, वो आपका कौन डिसाइड कर रहा है? वो आपका एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है, यानी कि पर्यावरण, यानी कि वातावरण डिसाइड कर रहा है। और जब हम वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं तो बालक को जन्म से ही, ठीक है, बालक को जन्म से ही जो भी गुण मिल रहे हैं अपने माता पिता के द्वारा, आपने सुना होगा, कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने माँ के जैसे लग रही है, ये बिल्कुल अपने पिता के ऊपर गया है, ये अपने चाचा के ऊपर गया है, ये अपने दादा के ऊपर गया है। अब ये क्या है? यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर हम कहें कि ये क्या है, ये मान लीजिए ये एक बच्चा है, प्यारा सा क्यूट सा, है ना, और ये इसके कौन है? ये इसके पापा है। अब ये बच्चा देखिए, थोड़ा थोड़ा अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एकदम अपने पापा की तरह दिख रहा है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे के अंदर जो भी शारीरिक गुण, जो भी मानसिक गुण होते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? उसे वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होते हैं। और इसके वाहक कौन होते हैं? इसके वाहक कहलाता है जीन्स। ठीक है, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वंशानुक्रम के वाहक कौन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था कि वंशानुक्रम के वाहक कौन होते हैं। तो यहाँ पे अब आंसर क्या जाएगा? बताइए आप सभी, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे सीधा आंसर ये आएगा कि वंशानुक्रम के वाहक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको वंशानुक्रम समझ में आ रहा है? वंशानुक्रम यानी कि कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? जन्म के समय माता पिता के द्वारा ही आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ये डिसाइड कब हो जा रहा है? ये आपका गर्भाधान के समय ही, ठीक है, गर्भाधान के समय ही आपको ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज होगी। किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा क्रोमोसोम्स के बारे में, है ना, क्रोमोसोम्स के बारे में आपने सुना होगा, जीन्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये हमें कब प्राप्त होता है? गर्भाधान के समय ही तो प्राप्त होता है। अब गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का जब आपस में मिलन होता है, संयोग होता है, तो उस टाइम पे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? बताइएगा, उस टाइम पे क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? चलिए समझते हैं आगे। अगर हम बात करें कि गर्भाधान क्या होता है तो समझिएगा इसको थोड़ा सा। हम बात करें किसकी? हम बात करें गर्भाधान की। इसमें क्या होता है? इसमें आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है समझिएगा। इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा? ये क्या है? मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका अंडाणु। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अंडाणु।
ठीक। और अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका स्पर्म, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडाणु किस में पाया जाता है, तो बस सीधा सा आंसर आपका क्या आएगा कि ये आपका पाया जाता है किसमें, फीमेल में, ठीक है। वहीं आप बताएंगे कि स्पर्म किस में पाया जाता है, तो ये आपका पुरुषों में, मेल में पाया जाता है। अब इन्हीं के बीच क्या होगा, इन्हीं के बीच आपके जो है क्या होता है, संयोग होता है। इन्हीं के बीच क्या होगा, संयोग होगा, आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होगा, तो आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो है आपका ये जो अंडाणु है ये क्या हो जाएगा, ये गर्भित हो जाएगा और क्या बनेगा, एक और ये आपका जो अंडाणु है ये क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, एक स्पर्म आएगा जो कि परिपक्व होता है, वो इसे क्या कर देगा, वो इसे जो है फर्टिलाइज्ड करेगा, ठीक है, इसे फर्टिलाइज्ड करेगा और ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया तो हो गई, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु क्या हुए, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल गए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद आप जानते हैं कि आपके अंडाणु जो होता है ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे अब जाइगोट। अब इसे क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जाइगोट क्या होता है, ठीक है, क्या पूछा गया है कि जाइगोट क्या होता है। तो अभी समझ में आया कि जाइगोट क्या है। तो अभी देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको ये बताया कि अंडाणु और शुक्राणु का क्या हुआ, आपस में संयोग हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, यानी कि एक परिपक्व अंडाणु को एक परिपक्व स्पर्म क्या कर देता है, फर्टिलाइज्ड कर देता है। और फिर क्या होता है, यानी कि एक परिपक्व अंडाणु को एक परिपक्व स्पर्म क्या किया, फर्टिलाइज्ड कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका जाइगोट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट है आपका, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। इसे अगर हम जाइगोट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जाइगोट है इसके कितने पार्ट्स हैं। तो इसके आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, तो बिल्कुल इस जाइगोट के आपके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो समझिएगा, पहला जो है वो क्या है, वो है आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है, पहला जो है वो क्या है, वो है आपकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, जो ऊपर की लेयर दिख रही है आपको, जो ऊपर की लेयर आपको दिख रही है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कोशिका भित्ति कहलाएगी। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। और तीसरा क्या होता है, अगर हम तीसरी बात करें कि तीसरा कौन सा लेयर होगा, तो तीसरा आपका केंद्रक कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जाइगोट क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा जाइगोट क्या होता है। तो जाइगोट क्या है, जो आपका अंडाणु जो है क्या हुआ, अंडाणु आपका फर्टिलाइज्ड हुआ, उसके बाद जो बना, जो आपका सेल बना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब इस जाइगोट के 3 भाग हुए, आपको समझ में आ रहा होगा। पहला आपका कोशिका भित्ति कहलाया, दूसरा जीव द्रव्य कहलाया और तीसरा क्या कहलाया, तीसरा आपका केंद्रक कहलाया, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए थोड़ा सा और आगे अगर हम बात करें यहीं पे कि कोशिका भित्ति हो गई भाई, जीव द्रव्य हो गया और केंद्रक हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम की हम बात कर रहे थे। अब यहीं पे आप कुछ चीजें समझिए कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और केंद्रक के माध्यम से हम कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहे हैं, जिसमें आपकी पहली ये है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं तो आप क्या आंसर करेंगे, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल सा क्वेश्चन कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि क्रोमोसोम्स आपकी धागेदार संरचना होती है,
ठीक है, क्या होती है? धागेदार संरचना होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? ये आपके इसमें पाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी? ये आपके जाइगोट में पाई जाएगी और ये धागेदार संरचना होती है। और इसी में क्या होते हैं? इसी धागेदार संरचना में आपके जीन्स होते हैं। समझिएगा, इसी धागेदार संरचना में क्या होंगे? इसी धागेदार संरचना में आपके जीन्स होते हैं। ठीक है, और यही जीन्स, ठीक है, ये जो जीन्स मैंने लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिएगा। ये जो जीन्स है ये क्या कर रहा है? यही जीन्स आपके आनुवांशिकता को निर्धारित करता है। इसी जीन्स के माध्यम से आपके अंदर वो क्वालिटीज आ रही है जो कि आपको आपके माता पिता से प्राप्त हो रही है। हम कहते हैं कि भाई वो माता के जैसी है, पिता के जैसी है। कैसे हो गई वे? कोई तो फैक्टर होगा, कोई तो कारण होगा। कारण कौन है? ये महोदय हैं। इन महोदय का नाम क्या है? इन महोदय का नाम है जीन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन महोदय का नाम क्या है? जीन्स। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जीन्स क्या कर रहा है? जीन्स आपका निर्धारित कर रहा है क्या? कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है जो आपके माता पिता के द्वारा आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, जो कि किससे प्राप्त हुई है? माता पिता से आपको प्राप्त हुई है। अब समझिए, ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये क्रोमोसोम्स संख्या में कितने होते हैं? तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं आपके, ये आपके 46 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? ये क्रोमोसोम्स आपके 46 होते हैं। ठीक है, और हमेशा ये जोड़े में रहते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? ये हमेशा आपके जोड़े में होते हैं। समझिएगा, क्रोमोसोम्स जो हैं आपके, ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये संख्या में कितने होते हैं? 46 होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब ये कितने कितने होते हैं? 23 समझिएगा, 23 हमेशा जोड़े में रहेंगे। और यहीं पे आप ये समझिए, यहीं पे आपको कुछ चीजें और समझनी है कि ये क्रोमोसोम्स में ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये हमेशा जोड़े में रहती है 23 और 23, जिसमें हमें क्या प्राप्त होता है? हमें हमारे माता होते हैं ना, ठीक है, हमारे क्या है? सभी के भाई माता पिता दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइएगा। एक क्या हो गए? ये हो गई माता जी। ठीक है, अब ये कौन है? ये हो गए पिताजी। समझ में आ रहा है? ये माता जी हो गई, ये पिताजी हो गए। सब में, सभी मनुष्यों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? सामान्यतः आपके 46 ही होती है ना। अब समझिए कि आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर 23 जोड़ी, ठीक है, आपके अंदर 23 यहां से और 23 यहां से। ठीक है, आपके अंदर ये 23 यहां से और 23 यहां से आता है। अब टोटल संख्या कितनी हुई? बताइए, अब टोटल संख्या कितनी हुई? बिल्कुल, संख्या कितनी हो गई आपकी? 46 हो गई कि नहीं? ठीक है, संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। अब ये देखिए कि ये जोड़े में होते हैं ना 23। अब माता में जो होते हैं उनका क्या, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें XX बोलते हैं। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें XY बोलते हैं। ये हो गए XX, ये हो गए XY। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा होता है, हमेशा महिलाओं को ये सुनाया जाता है कि भाई आपके सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, आपको तो लड़का ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है मेल। ठीक है, ये डिसाइड करता है कौन? ये डिसाइड करता है वाई। वाई किस में होता है? वाई तो पुरुषों में होता है। तो ये जो ताना मिलता है ना महिलाओं को कि आपको सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, तो ये एक तरीके से क्या है? ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि हम x की बात करें, जब आपका ये जो x है ये x से मिलता है। ठीक है, ये इसको आप इस तरह से समझिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? हम यहाँ बात कर रहे हैं XX और XY की बात कर रहे हैं, राइट। XX किस में होते हैं? माता में होते हैं। XY किस में होते हैं? पिता में होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे अगर आपसे बात करें तो ये जो X है ये अगर X से मिलता है, ठीक है, ये जो X है ये अगर X से मिलता है तो क्या बनेगा? बताइए जरा, तो क्या बनेगा? बिल्कुल आप कह सकते हैं, तो क्या बनेगा? तो बनती है लड़की। ठीक है, लड़की यानी कि फीमेल। वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि ये जो आपका X है ना, ये जो आपका X है, अगर ये Y से मिलता है,
ठीक है। ये x अगर y से मिलता है तब क्या बनता है, बिल्कुल तब आपका क्या बनेगा, मेल यानी कि लड़का। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी क्या बन गया, लड़का। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्स किस में होते हैं, एक्स एक्स आपके फीमेल में होते हैं, एक्स वाई किस में होते हैं, ये आपके जो है मेल में होते हैं। तो यहां से आपको 23 मिलते हैं, यहां से आपको 23 मिलते हैं, और टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए ना 46। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट, 23 यहां से आए, 23 यहां से आए, हो गए ना 46, हो गए। और ये जो y है यही निर्धारित करता है कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी। अगर x x से मिला तो लड़की, x y से मिला तो लड़का। अब एक चीज और समझिए, हमेशा ये कहा जाता है ना कि ये बिल्कुल अपने माँ पे गई है या ये बिल्कुल अपने पिता पे गई है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि संयोग तो दोनों का हो रहा है। तो ऐसे समझिए, जैसे हम कहते हैं ना मातृ सत्तात्मक परिवार या फिर पितृ सत्तात्मक, यानी एक जगह माता की सत्ता है, एक जगह पिता की सत्ता है। तो उसी तरह से समझिएगा कि यहाँ पे जिसकी जीन्स ज्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है, जिसके जीन्स ज्यादा प्रभावी होंगे बच्चा भी उसी के ऊपर जाएगा। अगर महिलाओं के प्रभावी होंगे तो महिला पे जाएगा, अगर पुरुषों के प्रभावी होंगे तो वो बच्चा पुरुषों के ऊपर जाता है। यानी महिला के ऊपर प्रभावी होंगे, महिलाओं के जीन्स प्रभावी होंगे तो बिल्कुल जो होने वाला बच्चा है वो क्या कैसा होगा, अपनी माँ पे जाएगा। अगर पुरुष के प्रभावी हैं तो होने वाला बच्चा किस पे जाएगा, वो जो है अपने पिता के ऊपर जाएगा। आई होप ये चीजें आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो अभी तक हमने आपको क्या समझाया, अभी तक हमने आपको समझाया कि हमें विकास के जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो होते हैं दो, एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। हम बात कर रहे थे वंशानुक्रम की, जो कि हमें किस समय से प्राप्त हो जाता है, गर्भाधान के समय ही ये हमें अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये हम अगर आगे बात करें तो आप समझ रहे होंगे कि गर्भाधान क्या है, यानी कि फीमेल का अंडाणु और मेल का जो स्पर्म है ये आपस में संयोग करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, परिपक्व अंडाणु परिपक्व शुक्राणु को क्या करते हैं, गर्भित करते हैं, और आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इस जाइगोट की 3 श्रृंखला हुई, एक आपका कोशिका भित्ति जो बाहर की लेयर होगी, जीव द्रव्य यानी कि अंदर का हो गया, और केंद्रक ये आपका किस में होता है, बीच में होता है। आप समझिए इसी में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, ये धागेदार संरचना है, इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके जीन्स पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कैसे, 23 होते हैं माता के, 23 पिता के, हमेशा जोड़े में रहते हैं ये। जिसके भी गुण ज्यादा प्रभावी होंगे, जिसके भी जो है जीन्स ज्यादा प्रभावी होते हैं, बच्चा उन्हीं के ऊपर जाता है। अब यहाँ लिंग का निर्धारण आपको समझ में आ रहा होगा। लिंग के निर्धारण की बात करें तो x x से मिलता है तो आपकी लड़की बनती है, और x y से मिलता है तो क्या बनेगा, तब आपके लड़का बनेगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और चीजें बताते हैं। वंशानुक्रम की ही बात कर रहे हैं, चलिए वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाएं समझते हैं। वंशानुक्रम की अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो ये हैं वुडवर्थ महोदय। अब वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, देखिएगा ध्यान से। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है, ठीक है, वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं, ठीक है। कब कब स्टार्ट हुए, साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। जो जीवन प्रारंभ करने के समय से ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ उसी समय निर्धारित हो गया कि बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण होंगे, कहां कहां से आएंगे, ठीक है। फिर जन्म के समय नहीं अपितु गर्भाधान के समय, ठीक है, गर्भाधान के समय ही क्या हो गया, गर्भाधान के ही समय ये आपका निर्धारित हो गया, अर्थात जन्म से 9 माह पूर्व ही ये आपके अंदर उपस्थित हो जाते हैं। उसी समय डिसाइड हो जाता है कि लड़का कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, शारीरिक संरचना कैसी होगी, गुण कैसे होंगे, ठीक है, गुण कैसे होंगे, आवाज कैसी होगी, सारी चीजें जितनी भी आपके शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं ये सब उसी समय निर्धारित हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे जेम्स ड्रेवर महोदय हैं, इन्होंने क्या लिखा है। जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता, और ध्यान से समझिएगा परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो हम वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं। जेम्स ड्रेवर महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक, राइट, माता और पिता के क्या, माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण। आप देखते होंगे कि ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित ही तो होते हैं। आप आपके पापा पे गए, आपके पापा उनके पापा पे गए, फिर वो उनके पापा, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। आज आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आपके बच्चों में भी आपको देखने को मिलेगी, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये चीजें चलती रहती हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये क्या होते हैं, ये आपके शारीरिक और मानसिक गुण हस्तांतरित होते रहते हैं। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप समझेंगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार आपने समझ लिया कि क्या परिभाषा थी, आपने वुडवर्थ महोदय की परिभाषा देख ली। चलिए हम लोग कुछ और परिभाषाओं की अगर हम बात करें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें नाम आता है किसका, उसमें नाम आता है वी.एन. झा का। किसका नाम आता है, नाम आता है आपके वी.एन. झा महोदय का। इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, तो जो वी.एन. झा हैं ये क्या कहते हैं समझिएगा, ठीक है। वी.एन. झा जो हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का, जन्मजात विशेषताओं का, ठीक है। अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, राइट। बताइए समझ में आ रहा है, विशेषताओं का योग है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये क्या कह रहे हैं। वी.एन. झा सर कहते हैं कि अनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, यानी कि ये कब प्राप्त हो रहा है, ये जन्म से ही प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपने वंशानुक्रम की परिभाषाएं, उसके निर्धारित करने वाले तत्व, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे समझ ली हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और आप समझेंगे वंशानुक्रम को कुछ और चीजें प्रभावित करती हैं, क्या क्या चीजें हैं वो, उन्हें हम समझते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं वंशानुक्रम की। और अभी तक जितनी भी आपने परिभाषा देखी, उन परिभाषाओं के आधार पे कुछ चीजें आप वंशानुक्रम के बारे में कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बात किस चीज की कर रही हैं, तो बिल्कुल हम बात इस चीज की कर रहे हैं कि वंशानुक्रम में अब आप कौन कौन सी विशेषताएं देख चुके हैं, उनको थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लीजिए, जिससे वो आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और वो आपको याद हो। तो पहला आप क्या कह सकते हैं, ये आपकी जन्मजात शक्ति है, ठीक है। ये क्या है, ये जन्मजात शक्ति है जो कि आपको ईश्वर से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल ईश्वर, माता पिता ईश्वर ही तो है, ईश्वर स्वरूप ही तो है। तो आप कह सकते हैं ना कि ये क्या है, वंशानुक्रम आपकी जन्मजात शक्ति है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा क्या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इसमें शारीरिक और मानसिक गुण समाहित होते हैं, ठीक है। क्या होता है, शारीरिक और मानसिक गुणों का ये समूह है, शारीरिक और मानसिक गुणों का क्या है, समूह है, राइट। चलिए आगे समझिएगा, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और आप क्या कह सकते हैं, तो बिल्कुल आगे भी कुछ चीजें आप कह सकते हैं कि इसमें जो गुण प्राप्त होते हैं वो कब प्राप्त होते हैं, वो आपका जन्म के समय ही डिसाइड हो जाता है। मतलब कि जन्म के समय का मतलब क्या, गर्भाधान के समय ही डिसाइड हो जाएगा कि बच्चा किस प्रकार का होगा, उसकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, उसके मानसिक गुण कैसे होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, ये बालक को जन्म से पूर्व ही प्राप्त हो जाते हैं। कब प्राप्त हो जाते हैं, गर्भाधान के समय ही सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं।
ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। इसका जो मूल आधार है वो क्या हुआ? मूल आधार आप अभी आपको बताया कि क्या होगा, बिल्कुल गर्भाधान होगा। अब अगर पूछा जाए कि गर्भाधान क्या होगा तो समझ में आ गया है ना क्या होगा, ठीक है। गर्भाधान पूछा जाए तो आप बता लेंगे, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भाधान, इसका जो मूल आधार है, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां इसकी जड़ है, तो ये कब से शुरू हुआ? गर्भाधान के टाइम भी ये आपका शुरू होता है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कि व्यक्ति का जो रंग है, ठीक है, व्यक्ति का जो रंग है, जो रूप है, जो आकृति है, ठीक है, व्यक्ति की मतलब कि जैसे मेरा ये फेस है तो ये कहते हैं सब लोग कि मम्मी के ऊपर गई है, तो यानी कि क्या मम्मी के गुण प्रभावी होंगे तो मैं मम्मी के जैसे हुई। अब आप आपके मम्मी आपके पापा के जैसे होंगे, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि मम्मी पापा पे बच्चा नहीं जाता तो किस पे जाता है? बिल्कुल ये मत सोचिएगा पड़ोसी पे चला जाएगा, वो किस पे जाएगा भाई? वो जो है कभी कभी बड़े पापा के ऊपर, कभी चाचा के ऊपर, कभी बुआ के ऊपर, कभी मामा के ऊपर, ऐसे भी तो आपने देखा है ना। तो ये भी क्या है, इसे भी अभी हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि रंग, रूप, आकृति, ठीक है, और बुद्धि, इन सब का निर्धारण कहाँ से होता है? वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। कहते हैं बहुत, ये इसकी मम्मी इतनी तेज है, इसके पापा इतने तेज है तो ये भी बहुत तेज है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट भी आप देखते हैं, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि मम्मी पापा तो बड़े तेज होते हैं और बच्चा कैसा होता है? एकदम बुद्धू, एकदम भोंदू कह सकते हैं, है ना। तो वो भोंदू क्यों हुआ? तो हो सकता है कि क्या हुआ कि जो है वो अपने मम्मी पापा पे ना सही किसी और पे पड़ गया, यानी कि हो सकता है अपने दादाजी पे चला गया हो, या फिर किसी और, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके वो गुण प्रभावी नहीं हुए हों। साथ ही एक कॉन्सेप्ट ये भी आपने सुना होगा कि मम्मी पापा तो बिल्कुल एकदम मूर्ख होते हैं, मतलब उनकी उतनी तीव्र बुद्धि नहीं होगी, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा तेज होता है, प्रतिभाशाली बालक। तो ये कैसे हुआ कि ऐसे समझिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी पापा के जो गुण हैं और बच्चे के जो गुण हैं, मतलब कि माँ के कुछ गुण हुए और पिता के कुछ गुण हुए, आधे आधे, ठीक है। अब ये आधे आधे मिल करके क्या बन गए? बड़ा बन गया, पूरा बन गया ना, संपूर्ण। यानी आधे गुण यहाँ से मिले, आधे गुण यहाँ से मिले, ये दोनों गुण मिल करके एक अच्छा गुण बन गया और बच्चा प्रतिभावान हो गया, ठीक है। और बच्चा कैसा हो गया? प्रतिभावान हो गया। तो ये भी आपने जरूर सुना होगा, राइट। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे आप ये कह सकते हैं अपनी विभिन्न परिभाषाओं को देखते हुए कि ये जो गुण है ये क्या हो रहे हैं? ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं? ये आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक, दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चले। एंड आई होप आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अभी आप तक आपने जो जो चीजें पढ़ी एक बार उसको फिर से देख लीजिए। हमने पढ़ा वंशानुक्रम, वातावरण। अब आपको ये समझ में आ गया कि वंशानुक्रम का ये प्रोसेस गर्भाधान के समय ही शुरू हो जाता है। वह कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया फर्टिलाइजेशन वाला। फिर आपने ये देखा कि जो बना वो क्या हुआ? वो जाइगोट हुआ, धागेदार संरचना थी, क्रोमोसोम्स आप उन्हें कह रहे थे। होते कौन है वाहक? तो बिल्कुल जीन्स होते हैं। संख्या होती है 46। प्रभावी कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये कौन निर्धारित करेगा? ये भी जीन्स निर्धारित करेंगे। और यहाँ पे देखिए लड़की और लड़के का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल इसे हम कहते हैं लिंग का निर्धारण। इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लिंग का निर्धारण, ठीक है। क्या बोलेंगे? लिंग का निर्धारण, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आपने परिभाषाएं देखी वुडवर्थ के अनुसार, फिर आपने जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखा, वी.एन. झा के अनुसार देखा, और वंशानुक्रम की आपने बहुत सारी चीजें देख ली कि ये किस प्रकार से एक दूसरे में हस्तांतरित हो रहे हैं। अब कुछ आपके वंशानुक्रम के नियम हैं, ठीक है। कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं, चलिए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम कुछ नियम की बात करें, ठीक है,
तो कुछ नियम की बात करें तो वो नियम कौन कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं। अब हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे वंशानुक्रम के कुछ नियमों के बारे में। तो पहला जो नियम है, ठीक है, पहला जो नियम है वो कौन सा नियम होता है वंशानुक्रम का, कहते हैं कि जो पहला नियम है वंशानुक्रम का, अब आप इसको चाहे नियम कहिए चाहे आप इसको सिद्धांत कहिए, ठीक है, चाहे आप इसको नियम कहिए चाहे सिद्धांत कहिए, बात आपकी वही होती है। तो चलिए समझते हैं वंशानुक्रम के नियमों को। अगर हम इनके नियमों की बात करें तो इसका जो पहला नियम है वो कौन सा है, वो होता है आपका समानता का नियम, ठीक है। कौन सा नियम, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं क्या, बिल्कुल आप कह सकते हैं कौन सा नियम, समानता का नियम। अब समझिए समानता के नियम की हम बात कर रहे हैं, कौन से नियम की बात कर रहे हैं, समानता के नियम की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कह क्या रहे हैं, समानता, क्या कह रहे हैं, समानता कह रहे हैं। समानता मतलब ही क्या हुआ, ठीक है, समानता का मतलब ही क्या हुआ, समान, एक जैसा, ठीक है। समानता का मतलब क्या हुआ, समानता का मतलब हुआ एक समान, एक जैसा। यानी कि अभी जो मैंने आपको ये बताया क्या, कि बेटा जो है वो बिल्कुल माँ पे गया है या बेटा जो है अपने पापा पे गया है, ठीक है, यानी कि उन्हीं के समान है। ये पहला नियम है, कौन सा, आपके वंशानुक्रम का नियम है। क्या कहेंगे आप, ये क्या होता है, ये होता है समानता का नियम। तो बिल्कुल आप क्या कह सकते हैं, कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि माता पिता जैसे होंगे, ठीक है, माता और पिता जैसे होंगे, बालक भी उन्हीं के समान होगा, ठीक है, बालक भी क्या होगा, बालक भी उन्हीं के समान होगा। अब यहाँ पे ही लागू होता है क्या, कि अगर माता पिता आपके प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, माता पिता कैसे हैं, माता पिता आपके प्रतिभाशाली हैं, तो जो है संतान भी कैसी होगी, वो भी आपके प्रतिभाशाली होगी। और माता पिता अगर प्रतिभाशाली नहीं है तो संतान कैसी होगी, तो वो प्रतिभाशाली नहीं होगी। यानी कि कुल मिला के आप बस यही समझिए कि आपका समानता का नियम ये कहता है कि जैसे आपके माता पिता होंगे वैसी ही आपकी संतान होगी। ये आपका पहला नियम है, समानता का नियम। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा कौन सा नियम है, ठीक है, दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा है आपका विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता, विभिन्नता का सिद्धांत। अब ये विभिन्नता का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, ठीक है, ये जो विभिन्नता का सिद्धांत है ये क्या कहता है, तो नाम से ही फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, अभी समान, अब विभिन्नता यानी कि क्या पाई जाएगी, डाइवर्सिटी पाई जाएगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी पाई जाएगी, तो वैसे यहाँ पे भी आपका विभिन्नता का नियम लागू होगा। यानी कि जो संतान है वो कैसी होगी, ठीक है, संतान अपने माता पिता के, ठीक है, संतान कैसी होगी, संतान अपने माता पिता के समान होगी क्या भाई, बताएं एक बार, माता पिता के समान होगी क्या, नहीं, उनसे क्या होगी, उनसे भिन्न होगी, है ना। माता पिता के समान तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम नियम कौन सा बता रहे हैं, नियम तो विभिन्नता का बता रहे हैं, तो माता पिता की समान कैसे हो सकती है, तो कैसी होगी, बिल्कुल कैसी होगी, यहाँ पे विभिन्नता का नियम लागू होगा, यानी कि वो भिन्न होगी, ठीक है, कैसी होगी, भिन्न होगी, अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि ये कौन है, ये मान लीजिए ये जो है रामू है, ठीक है, ये कौन है, रामू है, लग रहे हैं रामू, चलिए, और ये हो गए उनके बच्चे। अब इनका मुंह ऐसा हो गया, ऐसे देखिए, इनके बाल जो थे वो ऐसे थे और इनके बाल क्या होंगे, ऐसे हो गए। अब देखिए विभिन्नता का नियम लग रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी जो पिता और बच्चा है, ठीक है, आप क्या देखिए कि जो पिता और बच्चा है वो क्या है, वो एक समान दिखाई दे रहे हैं, नहीं। वहीं अगर बेटी होगी तो उनकी भी कहते हैं जो है वो कैसी हो गई, बिल्कुल बेटी जो होगी वो भी अपने पिता के ऊपर नहीं जाएगी। यही कॉन्सेप्ट माता के ऊपर भी लागू होगा, यानी कि ना बच्चा पिता को पढ़ेगा और ना बच्चा अपनी माता को पढ़ेगा, दोनों को ही नहीं पढ़ता,
किसी और को ही पड़ जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका विभिन्नता का नियम कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वो है आपका प्रतिगमन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रतिगमन का सिद्धांत। अब प्रतिगमन का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, प्रतिगमन का सिद्धांत क्या कहता है, प्रतिगमन का सिद्धांत आपके ये कहेगा, ठीक है, प्रतिगमन का सिद्धांत ये कहेगा कि संतान अपने माता पिता से विपरीत गुण ग्रहण करती है, गुण ग्रहण करती है, ठीक है। जैसे प्रतिभाशाली माता पिता से, ठीक है, जैसे प्रतिभाशाली माता पिता से क्या हो जाए, यानी कि माता और पिता ये क्या हो जाए, ये हो गए प्रतिभाशाली, ठीक है। ये कैसे हो गए, ये हो गए प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि, दोनों में से कोई भी आप मान सकते हैं। और जो बच्चा हुआ, ठीक है, जो बालक हुआ वो कैसा हो जाए, वो आपके मंद बुद्धि का हो जाए, ठीक है, वो कैसा हो जाए, मंद बुद्धि का हो जाए। अब ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, इसके अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, इसके अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे उल्टा भी चल सकता है। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माता पिता प्रतिभाशाली हुए और बच्चा जो है कैसा हो गया, मंद बुद्धि का। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट सिद्धांत भी चल सकता है। उसमें क्या होगा कि माता पिता आपके हो सकते हैं कम मंद बुद्धि वाले और बालक कैसा हो जाए, प्रतिभाशाली। ये कौन सा सिद्धांत है, ये आपका प्रतिगमन का सिद्धांत है, ठीक है। ये कौन सा सिद्धांत है, ये आपके प्रतिगमन का सिद्धांत है। तो ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अभी आपने समझ लिया कि वंशानुक्रम क्या क्या कर रहा है। वंशानुक्रम आपके अंदर जो भी शारीरिक और मानसिक गुण है उनको निर्धारित कर रहा है। तो इस आधार पे आप ये कह सकते हैं ना कि वंशानुक्रम के द्वारा क्या क्या होता है। पहला आप कहते हैं कि आपके अंदर के गुणों का निर्धारण हो रहा है, जिसे आप कौन से गुण कहते हैं, अनुवांशिक गुण, है ना, गुणों का निर्धारण हो रहा है। साथ ही ये भी निर्धारित हो रहा है कि उसका लिंग कैसा होगा। वो किसके कॉन्सेप्ट द्वारा, जो आपने पहले देखा, बच्चे का लिंग निर्धारण हो रहा है ना, ठीक है, लिंग का निर्धारण हो रहा है। एक चीज और निर्धारित होती है, वो क्या है, वो है आपके बालकों की संख्या। बालकों की संख्या, बालकों की संख्या भी आपके गर्भाधान के समय ही डिसाइड हो जाती है कि कितनी संख्या होगी, ठीक है। चलिए समझते हैं बालकों की संख्या भी किस प्रकार से निर्धारित होगी। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये बताया था कि ये क्या बन गया, एक जायगोट बन गया। और सामान्यतः यही होता है कि एक ही परिपक्व आपका अंडाणु क्या होता है, परिपक्व होता है और वही निषेचित होता है। लेकिन कभी कभी प्रकृति के अगेंस्ट भी चीजें होती हैं, ठीक है, कभी कभी प्रकृति के अगेंस्ट चीजें होंगी। और क्या होगा समझिएगा, प्रकृति के अगेंस्ट चीजें होंगी और कभी कभी एक से अधिक, ठीक है, कभी कभी क्या होगा, एक से अधिक जो है अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होगा, एक से अधिक अंडाणु परिपक्व हो जाएंगे और परिपक्व होकर के कहाँ आ जाएंगे, परिपक्व होकर के फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। और वो जो है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, ये अलग और ये अलग, अलग अलग शुक्राणु से क्या हुए, निषेचित हो गए। अब यहाँ पे जो बालक होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे बालक 2 हो गए, ठीक है। और लिंग आपको समझ में आ गया। बालकों की संख्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बालकों की संख्या को समझिएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि 1 था 2 था, ये कितने हो गए, संख्या 2 हो गई, 1 और 2, बताइए, ये 2 संख्या हो गई। अंडाणु को यहाँ पे निषेचित किया, यहाँ पे निषेचित किया। अब यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई ना। अब 2 निषेचित हुए हैं तो 2 बालक बनेंगे। और ये जो बालक बनेंगे, यहाँ पे ये बताइए, ये जो बालक बनेंगे ये एक जैसे रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे,
तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है जुड़वा बच्चे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, ये जो आपके जुड़वा बच्चे हैं ये आपके एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से देखिए ये अलग, ये अलग, ठीक है, दो अलग अलग स्पर्म निषेचित किए तो दोनों की क्वालिटीज अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जो जुड़वा बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, उनकी जो रूप रंग हैं वो जो है कैसे होंगे, एक होंगे कि अलग अलग होंगे, बिल्कुल बताइए भाई। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी इतने अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या होगा, रूप और रंग और जो गुण हैं वो जो है कैसे होंगे, वो अलग अलग होंगे। क्यों होंगे समझ में आ रहा है, क्यों होंगे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखिए, ये तो हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जुड़वा बच्चे आपके कैसे हो गए, ये आपके अलग अलग हो गए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम असमरूपी बोलते हैं, असमरूपी। अब देखिए ये हो गए असमरूपी जुड़वा बच्चे। अब हम बात करेंगे समरूपी जुड़वा बच्चों की, किनकी, समरूपी जुड़वा बच्चों की। अगर हम समरूपी जुड़वा बच्चों की बात करें, ठीक है, समरूपी जुड़वा बच्चों की बात करें तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए समरूपी जुड़वा बच्चे, समरूपी जुड़वा बच्चे। अब ये जो समरूपी जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, ये जो समरूपी जुड़वा बच्चे हैं ये कैसे होंगे, तो ये आपके इस तरह से, जैसे अभी फिर सेम ही कॉन्सेप्ट चलेगा, फिर आपका अंडाणु है। अब ये अंडाणु को क्या होगा, इस अंडाणु को आपके स्पर्म निषेचित किया, परिपक्व स्पर्म निषेचित किया। अब फिर यही अंडाणु जो है आपका वो क्या होगा, ये अंडाणु आपका बीच में से टूट जाएगा। कोशिका विभाजन की जो प्रोसेस होता है, कोशिका विभाजन के प्रोसेस के समय ये अंडाणु आपका क्या होगा, बीच में से टूट जाएगा दो भागों में, और टूट करके, ठीक है, टूट करके क्या होगा, दो अलग, ठीक है, दो अलग अलग रूपों में विकसित होगा। यहाँ पे जो बच्चे होंगे, क्योंकि इसको देखिए ये जो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ही स्पर्म निषेचित कर रहा है ना, तो ये जो बच्चे होंगे ये कैसे होंगे, ये इनका गुण, इनका रूप कैसा होगा, बिल्कुल इनका रूप और गुण जो है वो आपका एक समान होगा, ठीक है, कैसा होगा, एक समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसे क्या कर रहे हैं, इसे एक स्पर्म ही निषेचित कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपके अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलग अलग स्पर्म आपके अंडाणु को निषेचित कर रहे थे, इसलिए उनका रूप रंग गुण क्या हुआ, अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समरूपी में देखिए, यहाँ पे आपके एक ही अंडाणु है, एक ही शुक्राणु है, और ये जो कोशिका बनी आपकी वो भी इससे टूट गई, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय वो भी इससे टूटी और दो अलग अलग रूपों में विकसित हुई, और यहाँ पे बच्चे कैसे हुए, एक समान हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम समान रूपी या समरूपी जुड़वा बच्चे बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने सुना होगा कि बहुत सारे, किसी किसी व्यक्ति को क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत सारी का मतलब ये नहीं कि 50 और 100 200 होंगे, बहुत सारे का मतलब ये होता है कि ये क्या होंगे, मल्टीपल बच्चे होंगे, ठीक है, क्या होगा, मल्टीपल बच्चे होंगे। अब ये मल्टीपल बच्चे जो होते हैं ये भी एक तरीके का अपवाद है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाता है, सामान्यतः ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको जरूर देखने को मिलता है। मल्टीपल बच्चे में ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, मतलब कभी कभी क्या हो गया, ये 2 से आपके 3 या 4 भागों में टूट गए तो 3-4 बच्चे हो गए, और यहाँ पे क्या होगा, 2 अंडाणु की जगह 3 या 4 अंडाणु विकसित हो गया, परिपक्व हो गया, तो वहां पे भी आपके 3-4 बच्चे हो गए। तो दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कहां पे, मल्टीपल वाले में, ठीक है, मल्टीपल यानी कि 2 से अधिक, ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल का मतलब हुआ आपका 2 से अधिक, ठीक है, बताइए समझ में आया। तो ये था आपका वंशानुक्रम कि किस प्रकार से गर्भाधान हुआ, फिर किस प्रकार से लिंग का निर्धारण हुआ, किस प्रकार से आपके जुड़वा बच्चे का कॉन्सेप्ट हुआ,
किस प्रकार से समरूपी, आपके विषम रूपी, मल्टीपल बच्चे हुए। साथ ही आपने क्या क्या देखा, साथ ही आपने जो है यहाँ पे सिद्धांत देखा वंशानुक्रम का, जिसमें आपने समानता का सिद्धांत देखा, जिसमें एक जैसे बच्चे हो रहे हैं। साथ ही आपने विभिन्नता का सिद्धांत देखा, उसके बाद आपने प्रतिगमन का सिद्धांत देखा, ठीक है। और यहाँ पे आपने गुणों का, लिंग का, बालकों की संख्या, सारी ही चीजें आपने क्या की, अच्छे से समझ ली हैं। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे वातावरण की, कि वातावरण क्या कर रहा है। तो समझिएगा, अगर हम बात करें किसकी, बात करें वातावरण की, ठीक है, बात करें किसकी, बात करें वातावरण की, तो वातावरण को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। वातावरण क्या, वातावरण यानी कि आपका पर्यावरण। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर्यावरण मतलब क्या, परिधन, आवरण, है ना, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो बस वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। पर्यावरण मतलब क्या, तोड़ दीजिए संधि विच्छेद, परिधन, आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, एक बालक के चारों तरफ, बालक क्या, प्रत्येक व्यक्ति के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे एक डॉक्टर का बच्चा ज्यादातर डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर का बच्चा ज्यादातर इंजीनियर बन जाता है। क्यों, क्योंकि उसको उस प्रकार का माहौल मिला, उस प्रकार का वातावरण मिला। आप देखते होंगे कि बच्चे के साथ अगर आप बैठिए पढ़ने, आप भी साथ में पढ़ रहे हैं, वो भी साथ में पढ़ रहा है, तो एक अच्छा पढ़ाई का माहौल रहता है। आप बैठ के टीवी देखिए, बच्चे को कहिए कि बच्चा तुम पढ़ो, तो उसका मन लगेगा, उसका ध्यान जाएगा पढ़ाई में, नहीं जाता है ना। तो ये क्या हुआ, वातावरण का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए वॉटसन सर ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूंगा। जो चाहे वो का मतलब ये है कि वो उसे डॉक्टर, इंजीनियर, जो चाहे वो बना सकते हैं। किस माहौल पे, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करके। वो उसे चोर चाहे तो चोर भी बना सकते हैं, है ना, वो उसे जो चाहे वो बना देंगे। कैसे, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देके। अब आप देखते होंगे कि हमारे समाज में क्या होता है, जैसे गांव में आप बच्चों के साथ रहिए, तो जैसे वहां का माहौल रहेगा वैसे बच्चे हो जाएंगे। आप उनसे एकदम खड़ी भाषा में बात करिए, बच्चे आपसे खड़ी भाषा में बात करेंगे। आप उनसे इंग्लिश में बात करिए, बच्चे आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये वातावरण का इम्पैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। और जितना वंशानुक्रम जरूरी है, उतना ही वातावरण जरूरी है। जैसे आप कहते हैं ना, एक परिवार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों जरूरी हैं। स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, दोनों पहिया है ना किसी गाड़ी के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। उसी तरह से एक व्यक्ति के गुणों में जितना अहम रोल आपके वंशानुक्रम का होता है, उतना ही आपके वातावरण का होता है, ठीक है। अब वातावरण भी क्या कर रहा है, वातावरण भी आपके बच्चे के ऊपर एक अहम रोल, एक मुख्य भूमिका निर्धारित करती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए वातावरण के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। तो एक परिभाषा के थ्रू हम इसको जो है आपको समझाना चाहेंगे। है आपकी परिभाषा किसकी, लैंगफील्ड की। किसकी परिभाषा है, लैंगफील्ड की परिभाषा है। लैंगफील्ड एवं वील्ड के अनुसार, ठीक है, लैंगफील्ड एवं वील्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है भाई। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है वातावरण के बारे में, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझते चलिए। कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। इसमें लिखेगा व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के वातावरण के, ठीक है, व्यक्ति के वातावरण के उत्तेजनाओं का, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का क्या हो रहा है, उत्तेजनाओं का योग आता है, उत्तेजनाओं का योग आता है, जिन्हें, ठीक है, जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है, जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है, ठीक है, क्लियर है, ग्रहण करता है। ये क्या है, ये आपके इन्वायरमेंट का जो है, इन्वायरमेंट आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें
क्या कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, वातावरण के बारे में कहा जा रहा है। तो वातावरण क्या है, ये जो आपके चारों तरफ का एनवायरमेंट है वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका वातावरण कहलाएगा। लैंडफील्ड एवं विल्ड ने कहा है कि व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है, वही क्या है, वही आपका वातावरण है। तो अब आपको वातावरण के बारे में भी अच्छे से समझ रहे होंगे कि यानी कि जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं वो सब हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं। और वातावरण में कुछ कुछ चीजें आप जानते होंगे। पहला क्या होता है, जैसे मान लीजिए वातावरण में सबसे पहले बच्चा कहाँ जन्म लेता है, परिवार में ना, तो परिवार का वातावरण, ठीक है, परिवार का वातावरण। और कहाँ का वातावरण, आसपास का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण। और कहाँ का वातावरण, तो बिल्कुल आस पड़ोस के बाद बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय का वातावरण, ठीक है, विद्यालय का वातावरण। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। चाहे आपके परिवार का वातावरण हो, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। परिवार में लोग प्रेम से रह रहे हैं, बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। आस पड़ोस, आस पड़ोस यानी पड़ोसी, पड़ोसी तो सभी के बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो पड़ोसी किस प्रकार के हैं, पड़ोसी के बच्चे किस प्रकार के हैं, बच्चा किनके साथ खेल रहा है, उनका भी असर पड़ता है। विद्यालय का वातावरण, जैसे ही विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है, विद्यालय में जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है वो आपका किसके ऊपर असर करता है, बिल्कुल वो भी आपके बच्चे के ऊपर असर डालता है। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं अगर वातावरण के प्रभाव की बात करें तो ये आपका, ठीक है, ये आपका परिवार का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, जहां भी जा रहे हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी सहेली हैं, उन सभी के साथ हम कहते हैं ना कि अगर हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे तो हमारे विचार भी बहुत अच्छे होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल अगर बहुत अच्छा है तो आपके विचार भी बहुत अच्छे होंगे। क्यों, क्योंकि ये सब क्या डालते हैं, ये सभी प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, ये सभी हमको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये था आपके वातावरण का प्रभाव। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि बालक को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सा, जैसे कि उसको पोषण किस प्रकार का मिल रहा है, ठीक है। वंशानुक्रम वातावरण के साथ ही कुछ चीजें और हैं जो कि बालक को प्रभावित करती हैं, जैसे उसका पोषण किस प्रकार का है, ठीक है। अगर अच्छा पोषण है तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। वहीं अगर पोषण सही नहीं है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। पोषण के अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, उसे कोई रोग तो नहीं है, अगर रोग हो जा रहा है, कोई बीमारी हो जा रही है, तो भी वंशानुक्रम में बहुत अच्छे जीन से सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार बीमारियों से भी क्या होता है, बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। रोग के अलावा आप क्या कह सकते हैं, रोग के अलावा आप कह सकते हैं कोई चोट लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये भी असर डालता है किसके ऊपर, ये भी असर डालता है आपके बच्चे के ऊपर। तो वंशानुक्रम वातावरण के अलावा पोषण है, भोजन है, रोग है, चोट है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी असर डालते हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जो है बच्चे के ऊपर असर डालते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारा भौतिक वातावरण, ठीक है, और साथ ही हमारा सामाजिक वातावरण और इसके अलावा पोषण, रोग, चोट, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी असर डाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व मुख्यतः दो होते हैं। एक आपका क्या, एक आपके जन्म से पहले के और दूसरा जन्म के बाद। और जन्म से पहले कौन सा, वंशानुक्रम, ठीक है, और फिर दूसरा क्या, दूसरा आपका वातावरण। वातावरण में आप क्या कह सकते हैं, वातावरण में आप कहेंगे कि भाई भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ठीक है, आसपास का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, ये सभी आ जाएगा। इसके अलावा आपके रोग हैं, चोट हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है, पोषण है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सभी प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे फिर से हमारी मुलाकात होगी एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच। आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमेशा जो है एक नए मुकाम को हासिल करिए, और जो भी पढ़िए वो हमेशा आपको याद रहे। रिवीजन करते रहा करिए बीच बीच में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।